नमस्कार सभी को। मैं शुभेंदु शुक्ला एसआरएम बिजनेस स्कूल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की क्लास हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हम लोगों की क्लास है। आज की क्लास बेसिकली कंप्यूटर एप्लीकेशंस पर है और जो पिछली क्लास हम लोगों की ऑलरेडी हो चुकी है आईटी स्किल्स पर, ये क्लास उसी के कंटिन्यूएशन में आगे रहेगी। सो बने रहिए हमारे साथ और इस क्लास में हम लोग आज कुछ नया सीखने जा रहे हैं। So be with us. We are going to start our session. Thank you. Just wait for 2 minutes. नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी को मेरी आवाज आ रही हो, और अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप चैट बॉक्स में यस लिख करके मुझे बताएं कि आप सभी को मेरी आवाज पहुंच रही है। आज की क्लास बेसिकली जो हम लोगों की शुरू होने वाली है वो है कंप्यूटर एप्लीकेशंस पर। पिछली क्लास आपको याद होगा कि हम लोगों ने जब पिछली क्लास की थी आईटी स्किल की, तो हम लोगों ने कंप्यूटर होता क्या है बेसिकली इस पर हमारा पूरा फोकस था। हमारा फोकस ये था कि कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर की क्या क्या इंपॉर्टेंस है हम लोगों की डेली लाइफ में। हम लोगों ने पिछली क्लास में केवल इतना फोकस किया था। इसके अलावा एक छोटा सा पार्ट और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हम लोगों का जो सिस्टम होता है यानी कंप्यूटर जो होता है उसमें बेसिकली क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर हम पिछली क्लास का रिकैप थोड़ा सा करें तो आपने देखा होगा कि हमने बताया था कि हमारे पास एक सीपीयू था। इस सीपीयू से कुछ कंपोनेंट्स जुड़े हुए थे, उसको हम लोगों ने बोला था आउटपुट, और या फिर ये कंपोनेंट्स जो होंगे वो होंगे इनपुट। पिछली क्लास जो हम लोगों की हुई थी वो पूरा इसी पर फोकस थी कि हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम में हमारे पास इनपुट है, इनपुट यूनिट है। इनपुट यूनिट का मतलब वो यूनिट्स जो हमें सिस्टम को चलाने के लिए जरूरत होती है। इन इनपुट यूनिट से हम अपने सिस्टम को यानी सीपीयू को बेसिकली कमांड्स जो है वो देते हैं, और साथ में जो हमारे पास आउटपुट यूनिट है इस पर हम वो कमांड्स चेक करते हैं कि वेदर दे एग्जीक्यूटेड वेल और नॉट। यानी हमने यहां से कमांड दिया, इसने कमांड को प्रोसेस किया और इस पर्सन ने, इस डिवाइस ने, इस यूनिट ने उस प्रोसेस को दिखाया, हम लोगों को आउटपुट दिया कि एग्जैक्टली में सही वर्क हुआ है नहीं। इसके बाद हम लोगों ने इस यूनिट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आ सकते हैं इस पर एक डिटेल डिस्कशन किया कि कौन कौन से हमारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। जैसे पिछली क्लास का ये रिकैप है कि हम लोगों ने माउस की बात की, हम लोगों ने कीबोर्ड की बात की, हम लोगों ने स्कैनर की बात की, शायद 3-4 जो कॉमन यूज वाली चीजें हैं उन्हीं पर हम लोगों ने फोकस किया। आज हम लोग इनपुट और उसके बाद फोकस करके आउटपुट पर फोकस करेंगे कि इनपुट यूनिट्स के अंदर में कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनका हम लोग बेसिकली यूज करते हैं और जो हमारे डेली लाइफ में काम आते हैं। और स्पेशली एमबीए के जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोगों का यूज कितनी चीजों से हो सकता है, हम उन पर हमारा आज का क्लास जो है वो फोकस रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट और भी है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये मेरी सारी वीडियोस जो हैं आपको एक यूट्यूब चैनल के थ्रू मिल रही हैं। तो पिछली क्लास जो 2-3 क्लास मैंने डाली हैं उसमें अच्छा रिस्पांस आया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अब जो ये मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब भी किया है। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपना ये जो चैनल यूट्यूब वाला है उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो नए नए वीडियोज इस पे हम डालेंगे उसका लिंक डायरेक्ट आपको मिलता रहे और आपको एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। शुरुआत करते हैं आज की इनपुट यूनिट से। इनपुट यूनिट में जब हमने पिछली बार बात की थी तो पॉइंट आया था माउस। आप सभी ने देखा एक डिवाइस होती है जिसको हम लोग बेसिकली माउस कहते हैं। माउस वही जिससे हम लोग एक पॉइंटर डिवाइस है बेसिकली, जिससे हम लोग एक क्लिक के थ्रू काम करते हैं। बेसिकली ये एक पॉइंटर डिवाइस है। तो पॉइंटर डिवाइस का काम क्या होता है कि इसको हम जब कर्सर को मूव करते हैं तो एक पॉइंट मूव करता है, इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंटर डिवाइस।
और इसका काम ये होता है कि किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग डबल क्लिक करते हैं बेसिकली। तो ये हमारा हो गया माउस। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि माउस 2-3 तरह के होते हैं, उसमें आप वायरलेस या वायर्ड होते हैं, तो ये तो एक जनरल सा है। और आज के टाइम पर क्योंकि सारी चीजें वायरलेस हैं, तो वायर्ड और वायरलेस वाला जो क्लासिफिकेशन एक समय शायद चलता था, अब वो नहीं रह गया है। हाँ, इसको आप ऑप्टिकल माउस, एक अलग टाइप का माउस होता है। एक समय होता था पुराने टाइम पर जब ऑप्टिकल माउस की जगह पर हम लोग एक ट्रैक बॉल वाला माउस यूज करते थे, तो वो टाइम भी अब शायद नहीं है। तो माउस बेसिकली एक माउस है, जो इसको हम लोग पॉइंटर डिवाइस बोलते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट हम लोग का आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड, अब कीबोर्ड आपने देखा होगा, आपके सामने एक कीबोर्ड होता है जिसपे कुछ कीज ABCD लिखा होता है। कीबोर्ड एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम लोग सिस्टम को अल्फाबेटिक या न्यूमेरिक या अल्फान्यूमेरिक कीज के थ्रू इंस्ट्रक्शंस देते हैं सिस्टम को, या बेसिकली टाइपिंग वाला जितना भी वर्क होता है वो हम लोग यहीं से परफॉर्म करते हैं। तीसरा जो सबसे कॉमन आप लोगों के यूज का है वो है स्कैनर। स्कैनर, आप सभी ने स्कैनर शायद देखा होगा या उसका यूज किया होगा। अपनी फोटो या अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके जब हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तो उसमें जब अपलोड करना होता है डॉक्यूमेंट, तो हम लोगों के पास जो सबसे जो कॉमन डिवाइस होती है वो होती है स्कैनर। स्कैनर कई साइज के अकॉर्डिंग कई तरह का होता है। अब उसको आप पॉम टॉप भी कह सकते हैं, उसको आप कई तरह के बेसिकली होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज बेसिकली ये कई तरह के हो सकते हैं। अब इतने तो कॉमन हैं जो शायद सभी ने देखे हैं या जिनके बारे में सभी को कोई ना कोई जानकारी है। आपका माउस हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, एंड देन उसके बाद लास्ट में आपका स्कैनर हो गया। ये तो वो कॉमन चीज है। अब एक नया डिवाइस की बात करते हैं जो बड़ा एक है कि क्या ये इनपुट है या ये आउटपुट है, और बड़ा कॉमन टाइप का है। आप सभी के पास एक मोबाइल है, मैं एग्जांपल मोबाइल से ज्यादातर लेता हूं, तो एग्जांपल हम वहीं से ले रहे हैं कि आप सभी के पास एक मोबाइल है। उस मोबाइल में जो स्क्रीन लगी है, जिसको आप लोग बोलते हैं टच स्क्रीन, हम केवल टच स्क्रीन की बात कर रहे हैं, हमने टच पैड की बात नहीं की, हम बात कर रहे हैं टच स्क्रीन। जनरली टच स्क्रीन को एक ऐसी डिवाइस माना गया है जो आपको फिजिकली दिख रही है, आप उस पर टच करके सारा फंक्शन एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, और साथ साथ में सारा फंक्शन जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसको आप देख भी पा रहे हैं। इट मीन्स ये एक ऐसी डिवाइस है जिसको हमने I/O लिखा है। इसका मतलब ये इनपुट भी है और ये आउटपुट भी है। अब ये एक स्पेसिफिक चीज है, इस पे एक बहस का मुद्दा हो सकता है कि क्या ये इनपुट प्योर है या एक आउटपुट प्योर है, लेकिन जनरल अगर हम वे में देखें तो अब ये हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों है। इसके बाद टच स्क्रीन से ही मिलता जुलता एक दूसरी डिवाइस और भी है, इसको हम लोग बोलते हैं टच पैड। टच पैड, अगर आप सभी के पास लैपटॉप है तो आपने देखा होगा कि जो आपके जो क्लिक वाले जो 2 बटन लगे होते हैं, जिसको हम लोग एज अ माउस की तरह वर्क करते हैं, तो टच पैड वो एक ऐसी डिवाइस है जो लैपटॉप में बेसिकली ज्यादातर लगी होती है, और जिसपे हम लोग अपना फिंगर को मूव कराते हुए माउस वाला सारा वर्क लैपटॉप पे कर पाते हैं। तो ऐसी डिवाइस को हम लोग बोलते हैं टच पैड। ये भी एक कॉमन चीज है जो आज के टाइम पर बहुत ही कॉमन है और लोगों ने इस पे वर्क किया है। एक और आते हैं, एक डिवाइस है जो आप सभी ने देखा है, बट शायद आप लोगों ने उसको उस डिवाइस का विजुअलाइजेशन शायद उतना नहीं किया है, या उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में उतना नहीं जाना है। इस डिवाइस का नाम है OMR। आप सभी लोगों ने कोई ना कोई ऑनलाइन पेपर दिया होगा। ऑनलाइन मीन्स आप लोगों ने जब पेपर दिए होंगे तो OMR शीट मिलती है। अभी थोड़ी देर क्लास के बाद मैं आपको उसकी एक फोटो भी दिखाऊंगा कि एक रेड कलर की OMR होती है, उसमें आप लोग बबल फिल करते हैं
पेंसिल से या पेन से, और उस बबल को फिल करने के बाद उसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं कि ए का आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए है, बी है, सी है, डी है, और आप लोग उनमें से कोई एक बबल को ब्लैक कलर से या पेंसिल से या पेन से, जैसा भी इंस्ट्रक्शंस होता है उसको आप लोग उसको बबल को फिल करते हैं। वो शीट तो हमारे पास फिजिकल है, पर क्या रियलिटी में आपने कभी सोचा है कि उस शीट को चेक कैसे किया जाता है? उस शीट को चेक करने के लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, और उन सॉफ्टवेयर्स को चलाने के लिए हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड मशीन होती है। बेसिकली उस मशीन को हम लोग बोलते हैं ओएमआर। वो जो शीट आपको मिलती है काम करने के लिए, हम लोग उसको ओएमआर बोलते हैं, लेकिन उसका जो रियल नेम है वो लोग कहते हैं ओएमआर शीट है ये। उस शीट को पढ़ने के लिए जो मशीन होती है वो होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। मैं इसको लिख रहा हूं, OPTICAL, ऑप्टिकल मार्क, MARK, मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर बेसिकली कुछ हद तक ये एक ऐसी डिवाइस है जहां पर उसको एक मार्क नजर आता है उस ओएमआर शीट पर। ये केवल उसको रिकॉग्नाइज्ड करती है, उसको पहचानती है। और अगर उसका ये आंसर, सपोज आपने क्वेश्चन नंबर 1 का सी आंसर दिया है, और इसकी मेमोरी में अगर 1 का बी आंसर सही है और यहां पर आपने सी कर रखा है, तो ये ऑटोमेटिकली उसको रिजेक्ट कर देगी, यानी वहां पर मार्क उसको 0 दे देगी। तो ओएमआर एक बहुत ही कॉमन एक डिवाइस है आज के टाइम पर, जिसको एक ब्रॉड वे में लोग यूज कर रहे हैं। इसका बहुत स्कोप है आज के टाइम पर, और शायद आने वाला जो समय है काफी हद तक जो आप लोगों के वो पेपर्स जिसमें आप लोग लिखते थे उसको दूर करके हम लोग ओएमआर की ओर लौट रहे हैं। दूसरी चीज ये भी है, 90% कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो होते हैं वो ओएमआर बेस्ड ही होते हैं, वो ओएमआर पर ही किए जाते हैं। तो ओएमआर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन है जिसको हम लोग एज अ इनपुट यूनिट कंसीडर करते हैं। तो हमारे पास अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया 5 डिवाइसेस। पहला माउस, कीबोर्ड, नंबर 2 आया स्कैनर 3, उसके बाद हम लोगों के पास आया टच स्क्रीन, देन उसके बाद टच पैड, एंड लास्ट में आपके पास आया ओएमआर। इसके अलावा एक डिवाइस और होती है बहुत ही कॉमन, MICR, माइकर। जनरली हम लोग एक नॉर्मल कंडीशन में हम लोग उसको माइकर बोल देते हैं। ये माइकर क्या चीज होती है कभी आप लोगों ने शायद सोचा नहीं होगा, लेकिन देखा है, ये कंफर्म है। अब देखा कैसे, ये भी बता रहे हैं। बहुत से जो आप लोग पार्टिसिपेंट हैं उनके पास चेकबुक होगी, ऑब्वियस सी बात है, चेकबुक होगी, और चेकबुक के नीचे जो चेक नंबर्स होते हैं, जिनको हम लोग चेक नंबर बोलते हैं, या डिमांड ड्राफ्ट नंबर होते हैं, डिमांड ड्राफ्ट के केस में भी होते हैं, या बॉन्ड वगैरह जो होते हैं, उनके अगर आप नंबर्स देखें तो एक अलग डिजाइन में वो लिखे होते हैं। जैसे आपने लिखा होगा 1 जो लिखा होगा कुछ इस तरह से लिखा होगा, इस तरह से, है ना। अगर 3 लिखा होगा तो 3 कुछ इस तरह से बना होगा। ये जो मार्क्स हैं ये बेसिकली मैग्नेटिक इंक से लिखे जाते हैं, ताकि अगर हम सिंपल प्रिंटर से इनको नहीं लिख सकते हैं। उसका रीजन ये होता है, सिंपल प्रिंटर से लिखने का मतलब ये है कि इस चेक को कोई दूसरा भी बना सकता है। इस चेक को स्कैन किया और उसको दूसरे ने बना लिया, इट मींस कहीं ना कहीं ये फ्रॉड कर सकता है। इसलिए ऐसे नंबर्स को लिखने के लिए हम लोग मैग्नेटिक इंक का यूज करते हैं। इसीलिए इस मशीन को बोलते हैं MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर या रीडर। कहीं कहीं पर इसको रीडर लिखा है, कहीं कहीं पर इसको रिकॉग्नाइजर लिखा है। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर एक मशीन है। इसका यूज ये होता है, ये ज्यादातर केवल वही जगह पर यूज किया जाता है, एग्जाम्पल तौर पे LIC ऑफिस हो या बेसिकली ज्यादातर बैंक में। उसका रीजन ये होता है, यहाँ पर आप अपनी चेक को जमा करते हैं, चेक में ये नंबर भरे हैं,
यानी ये नंबर से चेक बनी हुई है और उस चेक को एक साथ इकट्ठा कर लिया जाता है एंड देन उस मशीन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। मशीन ऑटोमेटिकली राउंड लेते हुए या उसका जो भी मैकेनिज्म है, वो मशीन का काम ही केवल ये होता है कि इस चेक को आसानी से पढ़ा जा सके और विद इन अ सेकेंड, मैंने विद इन अ सेकेंड बोला है बट इट इज इन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, यानी सेकेंड के कुछ हिस्सों में उस मशीन ने इस चेक को पढ़ लिया और उसकी रीडिंग ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में इंट्रोड्यूस कर दी। यानी बिना किसी ह्यूमन इंटरेक्शन के उस मशीन ने इस चेक को पढ़ लिया कि ये चेक नंबर इतना आया। बेसिकली वेरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। सो आपने पढ़ा माउस, कीबोर्ड, हमारा स्कैनर, टच पैड, टच स्क्रीन, ओमआर एंड एमआईसीआर। ये कुछ वो कॉमन डिवाइसेस हैं जिन पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये वो डिवाइसेस हैं जिनका आजकल बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है। इसके अलावा एक डिवाइस और भी है जिसका ज्यादातर यूज आप लोगों ने गेमिंग इंडस्ट्री में देखा होगा और इस डिवाइस को बोलते हैं जॉयस्टिक। एक स्टैंड होता है बेसिकली, उस स्टैंड पे एक स्टिक लगी है और इस स्टिक को जब हम मूव कराते हैं आगे पीछे ऊपर नीचे और यहाँ पर जो बटन लगे हैं उसको जब हम प्रेस करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट हमारा जो वीडियो में है वो दाएं बाएं मूव करता है, आगे पीछे मूव करता है, जंप करता है और कभी कभी फायर करता है। ये सारी चीजें, हाँ बिल्कुल आप लोगों ने सही कहा, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोगों ने इसको बताया कि इससे पबजी खेला जा सकता है। मुझे आइडिया नहीं है, मैंने पबजी नहीं खेला, लेकिन हाँ ये बेसिकली गेम खेलने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जरूरी है। हाँ आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जरूरी होता है, जॉयस्टिक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं जॉयस्टिक। इसके अलावा एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल, अब ये ट्रैक बॉल क्या है इसको भी समझ लीजिए। कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर काम तो बेसिकली माउस वाला है, लेकिन अगर हम माउस को मूव ना कराना चाहें, नहीं माउस एक जगह पर फिक्स हो और उस पर दो बटन लगे हों और एक बॉल हो जिसको हम लोग मूव कराएं और उस मूवमेंट से हम माउस के कर्सर को मूव करें, तो ऐसे डिवाइस को हम लोग बोलते हैं ट्रैक बॉल। अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो कुछ इस तरह से पाएंगे कि जो माउस हमारा है वो इस तरह से है, यहाँ पर ये वायर है और ये माउस है, ये लेफ्ट क्लिक है, ये राइट क्लिक है, ये इस तरह का माउस है हमारा जो सिस्टम में लगा हुआ है। इसके अपोजिट में अगर हम ट्रैक बॉल की बात करें तो एक स्टैंड कुछ इस तरह से लगा हुआ है, एक बेस है, उस पर इस तरह की एक बॉल लगी हुई है। ये आपका वायर है जो सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ये एक बेस है और यहाँ पर दो बटन लगे हुए हैं, राइट और लेफ्ट क्लिक, ठीक वैसे ही जैसे माउस है। यानी इसकी वर्किंग और इससे पहले जो मैंने माउस बताया उसकी वर्किंग में कोई अंतर नहीं है, सारा वर्किंग एक जैसा है। बस यहाँ पर क्या है, माउस को मूव करना पड़ता है, इसको मूव नहीं करना पड़ता है, ये एक जगह पर फिक्स रहता है। केवल इसके इस बॉल को मूव किया जाता है फिंगर के थ्रू एंड देन हम उस पर क्लिक करते हैं बटन के थ्रू, यानी सारी वर्किंग माउस वाली है, केवल इसका मूवमेंट नहीं होता है, इसलिए इसको ट्रैक बॉल कहते हैं। इसका एक अच्छा एग्जांपल अगर हम बात करें तो शायद कुछ समय पहले आपने देखा होगा एक जो मोबाइल फोन आते थे और स्पेशली जो ब्लैकबेरी के मोबाइल फोन आते थे उसमें आपने देखा था कि बीचों बीच में एक बॉल लगी होती थी। उस बॉल में जब हम लोग मूव करते थे फिंगर तो हमारा पॉइंटर मूव करता था, ये इसी को हम लोग बोलते थे ट्रैक बॉल। एंड इट वाज द फर्स्ट मोबाइल ब्लैकबेरी हु इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ ट्रैक बॉल इन मोबाइल फोन। इसके बाद इंडिया की अगर हम बात करें तो एक कंपनी हुआ करती थी स्पाइस मोबाइल, उसने भी सबसे पहले शायद इसी आइडिया को इंट्रोड्यूस किया था और उनके मोबाइल में, मैं बात कर रहा हूँ कुछ समय पहले एक मोबाइल चले थे जो थोड़ा सा चौड़े होते थे जिनको क्वार्टरी कीपैड वाला मोबाइल बोलते थे, उसमें बहुत ही कॉमन था ये ट्रैक बॉल का यूज करना मोबाइल फोन में। आजकल तो खैर ये चीजें नहीं मिलती हैं, आजकल तो हर समय हर एक पर्सन के पास में टच स्क्रीन वाला मोबाइल है।
सो यहाँ पर एक आइडिया आया हमारे पास एक ट्रैक बॉल का। तो हम लोगों ने कुछ कॉमन यूज होने वाली इनपुट यूनिट को देखा और इनका यूज क्या होता है हम लोगों के रियल लाइफ में उनको देखा। क्वेश्चन आंसर राउंड में आएंगे तब इसका और डिटेल में बात करेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो हम लोग क्वेश्चन आंसर राउंड में ही देखेंगे। अभी हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद अब हम आते हैं एक दूसरी डिवाइस या दूसरी यूनिट पर जिसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट यूनिट। एक ऐसी यूनिट जिसमें आउटपुट कैसे प्रोड्यूस किया जाए, मतलब जो हमारा इनपुट था उसका प्रोसेस कैसे हुआ और उसके बाद हमें आउटपुट में मिला क्या, रिजल्ट क्या मिला। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जिसका फोकस एरिया सिर्फ ये है कि रिजल्ट आउटपुट जो आया है उसको शो करना। तो कुछ कॉमन यूज होने वाले, हाँ बिल्कुल सही आप लोगों ने पूछा, ये इनपुट यूनिट जितनी मैंने बताई यहाँ पर एक खत्म नहीं है। लगभग हमारे जो सिलेबस कह ले या यूं कहा जाए कि जो आपकी जानकारी है उसमें लगभग 12-13 पॉइंट्स हैं, लेकिन अभी चूंकि ये इंडक्शन क्लास है, एक ऐसी क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास है, उसमें हम सारी डिवाइसेस को नहीं यूज कर रहे हैं। हम सिर्फ उन डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं जो कॉमनली आपने देखी हैं, जिनका आपको ज्यादातर यूज करना आना चाहिए, शायद आपने किया भी हो या आपने उसको देखा भी होगा। सो कुछ कॉमन चीजों का हम यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं आउटपुट। आउटपुट में जो सबसे मेन है वो है मॉनिटर। आप हमको देख पा रहे हैं तो आपके सामने की स्क्रीन है, उस स्क्रीन में हम आपको देख पा रहे हैं, आप हमको देख पा रहे हैं। ये जो स्क्रीन है ना, इस स्क्रीन को बहुत सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन जो टेक्निकल टर्म है अगर हम इस कंप्यूटर की भाषा में बोलें तो हम लोग उसको मॉनिटर कह सकते हैं। एक टीवी जिसमें आप लोगों ने कंप्यूटर में देखा होगा सामने एक स्क्रीन रखती है, उस स्क्रीन को हम लोग बोलते हैं मॉनिटर। अब अगर हम इस मॉनिटर की बात करें कि कितनी तरह का हो सकता है, तो इसके बहुत सारे क्लासिफिकेशन रहे। एज पर अगर हम इसका टाइम सीरीज की बात करें, कुछ बहुत पुराने की बात करें, कुछ नए की बात करें, तो हमारे पास नंबर ऑफ टाइप के इस स्क्रीन हो सकती है जिसको हम लोग मॉनिटर बोल रहे हैं। जैसे सबसे पहला अगर हम लोग बात करते हैं तो एक पिक्चर ट्यूब आती थी जिसको हम लोग बोलते थे सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी बेसिकली जो लोगों ने बीएससी फिजिक्स किया है उन लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा कि सीआरटी क्या होता है। तो आप बाकी जितने लोगों ने इस सीआरटी के बारे में नहीं जाना है उनको एक सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। एक पिक्चर ट्यूब वाला एक बड़ा सा हैवी जो स्क्रीन नजर आती थी तो वो सीआरटी मॉनिटर बोला जाता है, जिसमें जैसे पिक्चर ट्यूब होती थी। अब उसके बाद आते हैं, एक होता है जिसको हम बोलते हैं एलसीडी, सॉरी एलसीडी नहीं, इससे पहले आएगा हमारा टीएफटी। टीएफटी थिन फिल्म ट्रायोड। ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं यहाँ पर जो फिजिक्स से रिलेटेड ज्यादातर हैं, तो आपको इन टर्म्स पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। सीआरटी, टीएफटी, देन उसके बाद एक और आया एलसीडी, और आज के टाइम पर जो चल रहा है वो चल रहा है एलईडी। आपने सभी ने सुना होगा कि हमारे घर में एलईडी टीवी है, तो शायद आज की टाइमिंग पर देखा जाए तो एलईडी जो मॉनिटर है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। कुछ और भी होते हैं जिनको हम लोग प्लाज्मा टीवी बोलते हैं या प्लाज्मा सीरीज की बोलते हैं, वो हो सकती हैं, बट शायद वो इतना पॉपुलर नहीं है बिकॉज ऑफ देयर कॉस्ट, बिकॉज ऑफ देयर प्राइस। वो बहुत हाईली प्राइस्ड होते हैं तो उनको हम यहाँ पर कंसिडर शायद ना करें। हमारे पास फोकस करके इतने 4 तरह के मॉनिटर होते हैं, या यूं कहा जाए होते थे। आज के टाइम पर एलईडी ही वर्क में है ज्यादातर 90%। कुछ जगहों पर आप एलसीडी देख सकते हैं, अदरवाइज एलईडी ही ज्यादातर इंपॉर्टेंट एक ज्यादातर यूज में। तो पहला पॉइंट, पहली डिवाइस जिसको हम लोगों ने कंसीडर किया दैट इज मॉनिटर। नंबर 2, इसके बाद आते हैं प्रिंटर। अच्छा एक चीज और भी है, कुछ लोगों का क्वेरी ये है कि क्या सर ये
जो डिवाइसेस हैं ये सभी जरूरी है क्या? तो आपकी जानकारी के लिए बताएंगे, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो और चाहे वो आउटपुट डिवाइस हो, वो ज्यादातर आप डिवाइसेस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो डिवाइस जिसको आप लोग कह रहे हैं एसेंशियल, और दूसरी वो डिवाइसेस जिसको आप लोग कह सकते हो डिजायर्ड। यानी एक वो डिवाइस है जिसको बिल्कुल जरूरी है, जिसके बिना शायद आपका सिस्टम उतना इफिशिएंटली वर्क न करे। तो ऐसी डिवाइस को हम लोग बोलते हैं इनपुट डिवाइस के अंदर, जिसको हम लोगों ने बोला, जैसे एग्जांपल हमने लिया था यहाँ पर माउस और कीबोर्ड। अगर आपको अपने सिस्टम से इफिशिएंटली वर्क करनी है तो आप देख पाएंगे कि हमारे पास माउस है और हमारे पास कीबोर्ड है, ये बिल्कुल इसेंशियल की कैटेगरी में है। अगर ये दो नहीं है तो हमारा सिस्टम प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाएगा, कुछ ना कुछ आपसे काम छूटेगा जरूर। अब इसके बाद अगर हम इधर की बात करें आउटपुट में, तो हम देख पा रहे हैं कि हमने मॉनिटर की बात की। तो मॉनिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम इसेंशियल की कैटेगरी में लाएंगे, न कि डिजायर्ड। बिना मॉनिटर आपका फंक्शन, आपका सिस्टम प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाएगी। तो हमने मॉनिटर को बोला इसेंशियल। इसके बाद आते हैं दूसरा, प्रिंटर। प्रिंटर एक डिजायर्ड कैटेगरी में आता है। ये जरूरी नहीं है कि आपने जो वर्किंग की है उसका प्रिंट आउट आपको रिक्वायर्ड है। अगर आप कोई भी चीज पेपर पे फिजिकली प्रिंट आउट चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो प्रिंट आउट जरूरी है, प्रिंट आउट नेसेसरी है, अदरवाइज आपके पास प्रिंटर की जरूरत नहीं है। आप अपना काम कर सकते हैं, प्रिंटर नहीं है तो कहीं दूसरी जगह से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यानी इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, इन दोनों में कुछ इसेंशियल है, कुछ डिजायर्ड है। तो दो तरह की चीजें हो गई, प्रिंटर एंड मॉनिटर। मॉनिटर इसेंशियल है, याद रखिएगा, और प्रिंटर जो है वो डिजायर्ड कंडीशन में आता है। नंबर 3 एक और आता है जिसको हम लोगों ने बोला प्रोजेक्टर। शायद प्रोजेक्टर को बता पाना इतना आसान है कि सभी ने देखा है, बस उसको प्रोजेक्टर के नाम से नहीं जानते। एक हम आइडिया देने की कोशिश कर रहे हैं, फोटो आपको बाद में दिखाएंगे इसकी। एक ऐसा प्रोजेक्टर, एक ऐसी चीज जिसमें एक लाइट निकल रही है, और उस लाइट का प्रोजेक्शन, जो हमारे सिस्टम का प्रोजेक्ट, जो स्क्रीन है, उसका प्रोजेक्शन किसी दूसरी दीवार पे या किसी दूसरी स्क्रीन पे हो रहा है। और इसका द बेस्ट एग्जांपल अगर हम आज के टाइम पर आपको दें तो वो सिनेमा हॉल, जो पुराने समय में आपने देखा होगा कि पीछे से एक लाइट आती थी और सामने पर्दे पे पड़ती थी, और उस पर्दे पे बड़ा सा एक फिल्म चलती थी, ये प्रोजेक्टर ही था। और एज पर मतलब प्रोजेक्टर की कैपेसिटी या उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, वो प्रोजेक्टर महंगा या सस्ता हो सकता है। आजकल टाइम पर तो मेड इन चाइना बहुत आसानी से मिल जा रहे हैं प्रोजेक्टर, बहुत सस्ते सस्ते प्रोजेक्टर भी मिल रहे हैं। इवन कुछ समय पहले, अगर कुछ सालों पहले, अगर हम थोड़ा सा पहले पीछे जाएं, तो कुछ एक दो मोबाइल कंपनीज थी, उन्होंने अपने मोबाइल के पीछे साइड में प्रोजेक्टर भी दिया था कि ये जो मोबाइल फोन थे वो इतना पॉपुलर हो नहीं पाए, क्योंकि जैसे ही आप प्रोजेक्टर ओपन करते थे वो बैटरी कंजम्पशन इतना ज्यादा था कि वो तुरंत बैटरी खत्म होने लगती थी। इसलिए कि हम अपने मोबाइल से अगर हम सोचें कि पिक्चर देख लेंगे तो उतना पॉपुलर नहीं था। और वैसे भी ये ऑनलाइन टीवी देखना या ऑनलाइन मूवीज देखना, ये शायद आज से कुछ साल पहले वो कल्चर भी नहीं था, इसलिए वो देते थे प्रोजेक्टर। लेकिन आज के टाइम पर हर चीज मोबाइल की स्क्रीन पे अवेलेबल है, तो प्रोजेक्टर की जरूरत नहीं। तो 3 चीजें देखी हम लोग यहाँ पर, मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर। इसके अलावा एक डिवाइस और हो सकती है, हालांकि वो इतनी पॉपुलर नहीं है, बहुत रेयर में आप लोगों ने हालांकि देखा, उसका यूज देखा है, बट उसका पर्पस क्या है ये आप लोगों ने नहीं जाना होगा। इसको अगर हम लोग बात करें, हाँ एक क्वेश्चन आया है प्रिंटर, तो प्रिंटर के टाइप भी होते हैं। एक क्वेश्चन आया है, प्रिंटर के टाइप देख लेते हैं। 3 तरह का प्रिंटर होता है हमारे पास बेसिकली, जो सबसे कॉमन है। एक प्रिंटर ऐसा है जिसको हम लोगों ने बोला इंकजेट। इंकजेट
इंक से चलने वाला, बेसिकली आप सिंपल समझिए, नाम पे जाइए सिर्फ, इंकजेट, जिसमें इंक भरी जाती हो। यानी अगर आपको कलर्ड प्रिंटर चाहिए और आपको द बेस्ट क्वालिटी का प्रिंट आउट चाहिए, तो आप इंकजेट प्रिंटर के तरफ जाएंगे। नो डाउट ये प्रिंटर अगर आप परचेज करते हैं तो थोड़ा सा महंगा भी होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम पर यूनिट यानी पर पेज की कॉस्टिंग पे जाएं तो भी ये जो प्रिंटर होगा ये थोड़ा सा महंगा जाएगा, पर पेज की कॉस्टिंग पे जाएगा तो। नंबर 2, एक और प्रिंटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेजर। लेजर प्रिंट आउट, अगर हम क्वालिटी की बात करें, प्रिंट आउट की बात करें, तो हूबहू इंकजेट की तरह होगा। यानी आप कह सकते हैं कि ये इंकजेट का एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो सकता है। आपके पास अगर इंकजेट नहीं है तो आप लेजर से प्रिंट आउट ले सकते हैं, लेकिन इसमें आप इंकजेट में आप कलर्ड प्रिंट आउट ले सकते हैं, व्हाइल द लेजर इज अवेलेबल ओनली फॉर द ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट। यानी ऑफिस वगैरह में काम करने के लिए लेजर प्रिंट आउट द बेस्ट है। सस्ता भी होता है, हम लोगों के यूज का भी होता है, और अगर हम पर यूनिट उसका प्रिंट आउट की बात करें तो सस्ता भी होता है। नंबर 3 और तीसरा है डॉट मैट्रिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएमपी प्रिंटर। डीएमपी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये एक ऐसा प्रिंट आउट निकालने के लिए यूज होता है। बेसिकली यहां पर आपको प्रिंट आउट की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है, नंबर 1। नंबर 2, आप ये भी चाहते हैं कि प्रिंट आउट के साथ साथ में उसकी कार्बन कॉपी भी निकले, तो हम लोग डीएमपी पे यूज कर सकते हैं। इसका यूज मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता हूं, जो आप लोगों ने सबसे ज्यादा देखा होगा आज से कुछ साल पहले या शायद अभी भी, रेलवे के टिकट जब आप परचेज करते हैं तो एक मशीन इतनी बड़ी सी रखी होती है जिसपे एक कॉटेज चलती मूव करती रहती है, और उस प्रिंटर से बड़ी अजीब सी आवाज आती रहती है, और वहां से एक छोटा सा प्रिंट आउट निकल के आता है। और उस प्रिंट आउट को अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत साफ नहीं निकलता है, वो केवल पॉइंट पॉइंट रखा हुआ कुछ दिखता है कि हाँ ये पॉइंट रखे हैं। यही बुलाता है प्रिंट आउट जो निकलता है, उसको बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या डीएमपी। अगर आप लोगों ने कभी LIC की जो रसीद होती है उसको देखा होगा, या ज्यादातर गवर्नमेंट ऑफिस में देखा होगा, वहां पर आपने डीएमपी प्रिंट आउट को देखा होगा, क्योंकि वहां पर प्रिंट आउट की जो बहुत क्वालिटी पर फोकस नहीं करते हैं, वो क्वांटिटी पर फोकस होते हैं। पर यूनिट कितना हमारा प्राइस जा रहा है वो इस बात पर फोकस करते हैं। तो ये डीएमपी प्रिंट आउट होता है, प्रिंटर होता है जिसका काम यही होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रिंट आउट निकाल सके। तो 3 हो गए हमारे पास, मॉनिटर, प्रिंटर एंड देन प्रोजेक्टर। एक और हम जिसकी बात कर रहे थे वो है प्लॉटर। प्लॉटर, अब ये प्लॉटर क्या हुआ इसको भी देख लेते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा हुआ चौराहों पे बड़े बड़े से होर्डिंग लगे हुए हैं, और ये होर्डिंग ऐसे होते हैं जिनपे किसी कंपनी का एड दिया होता है। सो ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग को निकालने के लिए भी एक तरह का प्रिंटर ही है ये। इस प्लॉटर का काम ये होता है कि जो हमारा प्रिंटर है, जैसे काम है कि पेज पे प्रिंट आउट निकालना, प्लॉटर का काम है कपड़ों पे या प्लास्टिक पे प्रिंट आउट निकालना। वो जो बड़े बड़े बैनर बने होते हैं उनके लिए बड़े बड़े से प्रिंट आउट निकालने के लिए बड़े बड़े से प्लॉटर होते हैं, जिनका साइज 15-15, 20-20 फीट का होता है। एज पर रिक्वायरमेंट वो अपना प्लॉटर से उस साइज का प्रिंट आउट निकालते हैं प्लास्टिक पे, और जिसको बाद में आपस में चिपका करके एक बड़ा सा होर्डिंग बना दिया जाता है। दैट इज द वर्क ऑफ प्लॉटर। तो ये आज हम लोगों ने 4 डिस्कस किया आउटपुट, और इसके साथ साथ में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स लिए हैं जो इनपुट वाले आए थे। हम एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं 2 सेकंड के लिए। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, टच स्क्रीन, टच पैड, इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था माइकर यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, इसके अलावा OMR। ये कुछ ऐसे थे जिनको ट्रैक बॉल, ये कुछ ऐसे डिवाइसेस थे जिनको हम लोगों ने ज्यादातर देखा है, बट उनको शायद उतना ऑब्जर्व नहीं कर पाते थे। नंबर 3 आते हैं इधर प्रिंट आउट वाले केस में, यानी आउटपुट वाले केस में हमारे पास कुछ डिवाइसेस हैं, जैसे एग्जांपल तौर पे मॉनिटर, इंकजेट, मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर एंड देन लास्ट में प्लॉटर। फिर से हम ये बता दे रहे हैं, इसलिए जितनी भी डिवाइसेस हमने आपको बताई, चाहे वो इनपुट यूनिट में हो और चाहे वो आउटपुट यूनिट में हो, सभी के सभी ये इसेंशियल
और डिजायर्ड कैटेगरी में डिवाइडेड है। आपकी इसेंशियल वाली वो डिवाइसेस हैं जिनका सिस्टम को चलाने की रिक्वायरमेंट है, जिनके बिना सिस्टम परफॉर्म ढंग से नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल तौर पे मॉनिटर मैंने देखा, एग्जाम्पल तौर पे मैंने माउस देखा, एग्जाम्पल तौर पे मैंने कीबोर्ड देखा। इसके अलावा जितनी भी रिक्वायरमेंट चीजें हैं वो सब डिजायर्ड कंडीशन में आती हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप उनको परचेज करिए और उनसे वर्किंग लीजिए, अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो कोई जरूरत नहीं परचेज करने की। सो हम लोगों ने आज की क्लास में अभी तक पिछली क्लास का जो रिकैप हुआ था उसको देखते हुए उसमें कुछ पॉइंट्स ऐड किए। आज हम लोगों ने आउटपुट पढ़ा, आज हम लोगों ने इनपुट को पूरा कंप्लीट किया। अब आते हैं मेन पार्ट, जो हम लोगों का बीच का एक ऐसा पार्ट है जो शायद सबसे रिक्वायर्ड है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा, जिसके बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। बेसिकली देखा जाए, आपके पास एक दो आउटपुट यूनिट ना हो तो उसका कोई अल्टरनेटिव काम तरीका ले सकते हैं, आप कोई दूसरी डिवाइस ले सकते हैं जिससे आप काम कर सकते हैं, आपका काम रुकेगा नहीं। आप इनपुट में आपके पास कुछ ऐसी डिवाइस जो कम पड़ जाए, जो खराब हो जाए, इवन कई बार तो एसेंशियल भी खराब हो जाए, तब भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन इस बीच वाली डिवाइस का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ये पूरी की पूरी डिवाइस होनी ही चाहिए, ये पूरा का पूरा यूनिट होना ही चाहिए। और इसको हमने बोला सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके बहुत सारे, अगर आप बुक्स में जाएंगे तो अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया है। किसी ने बोला है कि ये सेंट्रल रोल प्ले करता है, किसी ने ये बोला है कि ये प्रोसेसिंग इसमें होती है। लॉट ऑफ बुक्स आर देयर और सबके अपने अपने व्यूज हैं और सारे के सारे व्यूज सही हैं। जो फोकस एरिया है, एज पर योर इंफॉर्मेशन, एज पर योर रिक्वायरमेंट, आप कह सकते हैं ये एक ऐसी डिवाइस है जिसका फोकस एरिया ये होता है कि ये इनपुट को ले, इनपुट जो दिया गया है उसको रिसीव करे, उस पर प्रोसेस करे एंड देन आउटपुट को प्रोड्यूस करे किसी एक डिवाइस पे जिस पे आपने बोला हो। एक एग्जांपल लेंगे, मान लेते हैं कि इनपुट यूनिट यानी आपने कीबोर्ड से एक इनपुट दिया, आपने लिखा 2 + 2 और आपने बटन दबाया इक्वल का। तो आपने इनपुट जो दिया है वो 3-4 इनपुट दिए हैं। आपने पहले दबाया 2, फिर दबाया प्लस, फिर दबाया 2 एंड देन दबाया इक्वल, यानी आपने 4 इंस्ट्रक्शंस दिए और जैसे ही आपने =2 का साइन दबाया, आपके सिस्टम पे जो रिजल्ट करके आया वो हो गया 4। ये जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट कहां से आया? ये रिजल्ट देने वाला पर्सन जो है वो सीपीयू है बेसिकली। अच्छा, पिछली क्लास में हमने जब बात की थी सीपीयू को, तो मैंने सिर्फ ये बताया था आप लोगों को कि सीपीयू का मतलब दो सीपीयू हो सकते हैं, मतलब लोगों के दिमाग में दो टाइप के सीपीयू हैं। एक सीपीयू जिसको हम लोग वो बोलते हैं चिप, जो हम लोग के पास एक वो आज के टाइम पर वो प्रोसेसिंग चिप जिसको हम लोग बोलते हैं, कुछ लोग उसको सीपीयू बोलते हैं, और कुछ लोग वो जो बड़ा सा बॉक्स होता है ना जिसके अंदर सारे कंपोनेंट जुड़े होते हैं, मदरबोर्ड, सीपीयू वगैरह वगैरह, कुछ लोग उसको सीपीयू बोलते हैं। तो पिछली क्लास में एक क्वेश्चन आया था कि सर सीपीयू है क्यों, वो बड़ा वाला बॉक्स है छोटा वाला बॉक्स, छोटा वाला सीपीयू। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बताएंगे कि सीपीयू तो बेसिकली वो चिप है, वो प्रोसेसिंग यूनिट को हम लोगों ने बोला, जिसको हम लोगों ने प्रोसेसिंग चिप बोला, प्रोसेसर बोला। सीपीयू तो बेसिकली वही है, लेकिन चूंकि वही मेन है और उस बड़े वाले बॉक्स के अंदर वही लगा होता है एक मेन कंपोनेंट की तरह पर, इसलिए उस यूनिट पूरे बॉक्स को हम लोग सीपीयू बोलते हैं। सारे कंपोनेंट, चाहे वो इनपुट हो और चाहे वो आउटपुट हो, सारे कंपोनेंट जहां जुड़ेंगे उस डिवाइस का नाम, उस यूनिट का नाम सीपीयू ही होगा। यानी सारी डिवाइसेस, चाहे वो आउटपुट हो चाहे वो इनपुट हो, वो सीपीयू से ही जुड़ेगी। ये बात समझिएगा। अब अगर वो आउटपुट डिवाइस है तो रिजल्ट देने के लिए 4 जो है वो शो करेगा। कहां पर? हो सकता है कि वो मॉनिटर पे शो कर रहा हो सकता है आपने इसका प्रिंट आउट दिया हो रिजल्ट का, तो वो प्रिंट आउट निकल के सामने आएगा। अब हो सकता है कि वो इंकजेट प्रिंटर हो सकता है कि वो लेजर प्रिंटर हो। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट
वो प्रिंट आउट वाला काम करेगा। तो ये हो गया हमारा सीपीयू। अब हम बात करते हैं उस बड़े वाले बॉक्स की। इस बड़े वाले बॉक्स के अंदर कौन कौन से खजाने हैं। जैसे इस बड़े वाले बॉक्स के अंदर जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, हम केवल बेसिक की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू बी अ इंजीनियर, वी आर गोइंग टू बी अ मैनेजर। तो हमें शायद उसके सीपीयू की मरम्मत वाला काम नहीं करना है। हमें ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। या कल की डेट में आपका लैपटॉप खराब हो गया या डेस्कटॉप खराब हो गया और किसी रिपेयर करने वाले पर्सन ने बोल दिया आपसे कि भैया इसकी रैम खराब हो गई है, और आपने कभी रैम का नाम ही नहीं सुना। पता लगा उस रैम के नाम पर आपसे कोई 10,000 रुपए मांग ले रहा है, जबकि रैम आती है 1,500 रुपए की। तो आपको एटलीस्ट ये मालूम होना चाहिए कि रैम जो है वो है क्या चीज, उसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, और वो क्या है क्या चीज बेसिकली। अब इस सीपीयू के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होंगे। कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे एक है जिसको हम लोगों ने बोला ALU, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अब जैसा कि नाम दिखाई दे रहा है ALU, इट मींस इसका काम है जितना भी अरिथमेटिकल यूनिट, ये जो अरिथमेटिकल वाला वर्क होता है इस सिस्टम पर, या जितना भी लॉजिकल वाला वर्क होता है, शायद ये वो पार्ट है जो कंप्लीट करता है, जो वर्किंग इस पे होती है, बेसिकली कह सकते हैं। नंबर 2 एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं CU, यानी कंट्रोल यूनिट। इनपुट किस रेट से आ रहा है और आउटपुट किस रेट पर जा रहा है, कौन सी इनपुट यूनिट हमसे जुड़ी है, कौन सी आउटपुट यूनिट हमसे जुड़ी है, कौन सी इनपुट यूनिट कब फंक्शन करना है, कैसे फंक्शन करना है, ये सारा वर्किंग होता है कंट्रोल यूनिट का। तो आपके पास दो टाइप चीजें आई, एक कंट्रोल यूनिट और दूसरा हो गया हमारा ALU, यानी अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। और इन दो देते हैं एक कंपोनेंट बनके तैयार होता है, तो उसको बोलते हैं CPU। यानी अब हम बात कर रहे हैं उस प्रोसेसिंग यूनिट की जो आपने देखा, जिसके दो बेसिक कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ALU और दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट। यानी दो कंपोनेंट मिलाने के बाद ही बनता है हमारा कंप्लीट वो CPU। ठीक है। इसके बाद अब ये CPU की हम बात करें, अब हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि ये तो इनके पार्ट हो गए। ये जो CPU है, ये CPU जुड़े कहां, वो जुड़ेगा मदरबोर्ड पे। सारे कंपोनेंट, चाहे वो इनपुट हो चाहे वो आउटपुट हो, वो सारे के सारे कंपोनेंट जहां पर जुड़ेंगे उस प्लेट, एक बड़ी सी प्लेट होती है, उसको बेसिकली एक बोर्ड है जिसको हम लोग मदरबोर्ड बोलते हैं। अब मदरबोर्ड बेसिकली नाम से ही पता लग रहा है वो इसलिए है क्योंकि वो सबका एक सबको जन्म देने टाइप वाली बात यहाँ पर है। सारे के सारे फंक्शनैलिटी जो क्रिएट की जाएगी वो यहीं से होगी। सो मदरबोर्ड इज द बेस for all the devices, where all the devices will be integrated. इसके बाद अगर हम बात करें मदरबोर्ड पे कुछ डिवाइसेस और भी होती हैं, यानी हमने बात की प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और इसके साथ साथ में सेकेंडरी मेमोरी। और अगर इन दोनों को एक साथ हम कहें तो हम कह सकते हैं मेमोरी यूनिट, यानी MU, मेमोरी यूनिट। ये जो हम लिख रहे हैं सबके लास्ट में जो U लग रहा है, तो ये यूनिट्स हैं, यानी इनमें कहीं ना कहीं कंपोनेंट्स होंगे। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसके दो कंपोनेंट हैं, ALU एंड देन अगेन कंट्रोल यूनिट। उसके बाद मेमोरी यूनिट MU, सो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अभी हम मेमोरी को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जो अगली क्लास होगी हमारी वो होगी सॉफ्टवेयर पे और मेमोरी पे। सो हमारा फोकस एरिया आज केवल आपको बताने का ये है कि मेमोरी यूनिट जो है वो भी मदरबोर्ड से जुड़ी होती है और ये भी एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है। इसका काम मेमोरी यूनिट का क्या है,
मेमोरी यूनिट का काम, मेमोरी का काम होता है यादाश्त, याद रखना बेसिकली। सो आपने जितने इंस्ट्रक्शंस दिए थे, उस इंस्ट्रक्शंस की बनाई गई एक फाइल, उस फाइल को हमने सेव कर दिया अपने सिस्टम पे। तो जब सेव कर दिया तो वो फाइल कहीं ना कहीं तो सेव होगी। तो अगर वो सेव है तो वो ये है जगह जहां पर फाइल सेव हो रही है, मेमोरी। अब मेमोरी दो तरह की हुई, एक मेमोरी जिसको हम लोगों ने बोला प्राइमरी मेमोरी, दूसरी मेमोरी वो मेमोरी जिसको हम लोगों ने बोला सेकेंडरी मेमोरी। दोनों में डिफरेंस क्या है? प्राइमरी मेमोरी जो है, एग्जांपल है प्राइमरी मेमोरी का, जैसे रैम, RAM, रैम। लिखते चले ताकि आप लोगों को थोड़ा सा जो कॉपी पर लिख रहे हैं वो भी लिखते रहें। एक हो गया रैम, RAM, रैम। इट्स नॉट राम, इट्स रैम। इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी आपके फाइल में, जो आपके सिस्टम में नंबर ऑफ फाइल्स सेव हैं, उसमें से कौन सी फाइल हमको यूज करनी है, कौन सी फाइल को वर्क करनी है, अगर हमने उस फाइल को ओपन किया तो रैम काम ये है कि इस सेकेंडरी मेमोरी से, एग्जांपल तौर से जिसको हम लोगों ने बोला हार्ड डिस्क, सेकेंडरी मेमोरी, वो रैम में आएगी और रैम काम ये होगा कि वो एग्जीक्यूट करवाएगी उस फाइल को सिस्टम पर। सारी फाइलें बंद रहेंगी, केवल और केवल आपकी रैम के थ्रू वो एक मेन फाइल जिसको आपने ओपन करना चाहा वही फाइल ओपन होगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हार्ड डिस्क में आपकी माइक्रोसॉफ्ट की 10 फाइलें सेव हैं, एग्जांपल ले रहे हैं, सिर्फ एग्जांपल। और उस 10 फाइलों में, जो 10 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो 10 फाइलें हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हैं, और उन 10 में से कोई एक फाइल ऐसी है जिसका नाम आपने रखा है बायोडेटा, और आपको वो फाइल ओपन करनी है। तो हार्ड डिस्क से जब आप डबल क्लिक करते हैं माउस से, सो वो फाइल रैम के थ्रू एग्जीक्यूट होती है और हमारे सामने फाइल आती है सिस्टम पे। तो रैम काम यही है कि हार्ड डिस्क से वो फाइल को ले करके सिस्टम को एग्जीक्यूट कराना, सिस्टम में उस फाइल को एग्जीक्यूट कराना। अब इस रैम के साथ साथ में कुछ और भी डिवाइसेस, कुछ और भी यूनिट्स, या यूं कहा जाए कुछ और भी मेमोरी होती हैं जो हमारे साथ में जुड़ी होती हैं, वो भी प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा होती हैं। जैसे एक और मेमोरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रोम, रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। दो तरह की मेमोरी हैं और दोनों ही प्राइमरी मेमोरी हैं। कई बार ऐसा होता है, आप लोगों ने शायद, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर के बारे में पढ़ा होगा या किसी बुक्स में पढ़ा होगा, एक बड़ा सा कॉमन सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। अभी अगर हम यहाँ पर इसको डिस्कस करना शुरू कर देंगे तो बाकी हमारा पार्ट जो है वो थोड़ा सा मिसिंग हो जाएगा। ये पार्ट हम तब डील करेंगे जब हम लोग मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम ये समझ लीजिए। आज के लिए सिर्फ छोटे से पॉइंट्स कि रैम जो है वो रैंडम एक्सेस हो रहा है, जबकि रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी है। और इसका काम ये होता है कि जब सिस्टम बंद होता है तो कुछ ऐसी डिवाइस है जिसमें सिस्टम को चलाने के लिए कमांड्स भरे होते हैं। हम डिवाइस बोला मतलब यहां पर हम उस मेमोरी की बात कर रहे हैं। जैसे आपने जैसे ही पावर बटन ऑन किया सिस्टम का, तो वो ऑटोमेटिकली ऑन हुआ, बूटिंग होना शुरू हुई, एंड देन थोड़ी देर बाद आपका सिस्टम काम करने के लायक हो गया। सो पावर ऑफ होने के बाद से लेकर के और अगेन जब पावर ऑन किया गया, सिस्टम को ऑन करने का, सिस्टम को चलाने का जो भी काम था वो किसका काम था? वो रोम का था। अब रोम भी कई तरह का होता है। रोम काम ये है कि जैसे ही सिस्टम बंद हुआ, आपकी जितनी भी मेमोरी यहां पर थी, रैम के पास में थी, वो मेमोरी जीरो हो गई। सिस्टम जैसे ही बंद हुआ वो मेमोरी जीरो हो गई। जैसे ही ऑन होकर के काम शुरू हुआ, इस मेमोरी का भरना शुरू हो गया। सो ये मेमोरी ऐसी है, ये तभी काम करेगी जब सिस्टम ऑन होगा। जैसे ही सिस्टम ऑफ हुआ, आपकी ये पूरी की पूरी मेमोरी खाली, जीरो हो गई। रोम का काम ये है,
जो परमानेंट भरती रहती है और इसकी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जितने भी कमांड्स हैं, वो कहीं जाते नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके फाइल में आपके सिस्टम में धीमे धीमे सेव होते रहते हैं। एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपके पास मोबाइल है, उस मोबाइल में एक चीज लिखी हुई है कि इसका जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें लिखा हुआ है 4 GB की रैम है आपके मोबाइल में, एग्जांपल ले रहे हैं, और साथ साथ में लिखा हुआ है कि ये 64 GB का रोम है इसमें, और ये सपोर्ट कर रही है, एक्सपेंडेबल है अप टू 128 GB। अब आप सोचिए, रैम केवल 4 GB और रोम 64 GB, ऐसा क्यों? भाई हमारे पास रोम भी उतना ही होना चाहिए जितना रैम है, या हमारे पास रैम भी उतना ही होना चाहिए जितना रोम है, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके सिस्टम का वर्किंग जैसे ही शुरू हुआ, रैम ने वर्किंग करना शुरू किया, रैम पे सारा वर्किंग है, जितना भी प्रोग्राम आपने खोला, जितना भी ऐप आपने खोला, वो रैम में गया, और उस रैम का भी, उस प्रोग्राम या उस ऐप का भी एक लिमिटेशन है। मान लेते हैं आपने पबजी खेलना शुरू किया, एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत हैवी है, तो उसका भी एक लिमिटेशन है कि कितना MB की वो ऐप है। मान लेते हैं 200 MB, तो 200 है, 300 है, या इवन 1 GB का भी अगर गेम है, तो वो रैम में गया। इसके पास 4 GB की कैपेसिटी है, 1 GB का गेम आया, तो 4 में से 1 कम हो गया, तो 3 तब भी बच रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आप लगातार गेम खेल रहे हैं, जैसे ही आपने उस गेम को क्वाइट किया, खत्म किया, बंद किया, ये रैम खाली। तो रैम को इसके बराबर होने का कोई मतलब ही नहीं। नंबर 2, इसका काम तो ये है कि सब कुछ सेव करते रहना, सेव करते रहना, सेव करते रहना। सो ऐसे कंडीशन में जब ये सब कुछ सेव ही करेगा, तो इसकी कैपेसिटी तो ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में जो रैम है उसकी कैपेसिटी कम रखी जाती है, इसकी कैपेसिटी ज्यादा रखी जाती है। आज के लिए फिलहाल रैम और रोम के बीच में डिफरेंस जो है वो इतना ही रखेंगे, ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। सो हार्ड डिस्क जो हमारी है वो सेकेंडरी मेमोरी की हो गई, और जो हमारा रैम एंड रोम जो है वो हमारा हो गया एक ऐसी डिवाइस जिसको हम लोगों ने मेमोरी यूनिट बोला, जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? इनपुट पढ़ा, इनपुट के साथ में आउटपुट पढ़ा, आउटपुट के साथ में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पढ़ा। उस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर कितने कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे एग्जांपल तौर पे हमने देखा प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम लोगों ने सीपीयू बोला, जिसके अंदर ALU और CU होते हैं। इसके अलावा मेमोरी होता है। मेमोरी 2 तरह की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल हमने लिया रैम, सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल लिया रोम। तो आज हम लोगों ने आज की क्लास में पढ़ा पूरा हार्डवेयर स्ट्रक्चर जो आप लोगों को विजिबल है और जो आप लोगों के सामने दिखाई देता है, और जो आप लोग, जिस पे आप लोग वर्किंग करते हो डायरेक्ट टू डायरेक्ट। हाँ, इसके अंदर के जितने पार्ट हैं उनको आप लोग फिजिकली देखते नहीं हो, पर वर्किंग उनकी भी उतनी ही है, उनकी भी वर्किंग वैसी ही है। जैसे आपने रैम की बात हम लोगों ने की, तो रैम आप लोग देखते नहीं हो, लेकिन रैम पर काम तो करते हो। रोम को आप लोग देखते नहीं हो, पर रोम पे आपने काम किया बेसिकली। तो मेमोरी कितना हुआ। फिर एक चीज हुई जिसको हम लोगों ने बोला हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को अगर हम बात करें, सेकेंडरी मेमोरी का वो पोर्शन या सेकेंडरी मेमोरी का वो हिस्सा जहां पर सारा का सारा डेटा आप स्टोर करते हैं, यानी एक वो जगह जहां पर आपकी सारी की सारी फाइल्स स्टोर हैं, स्टोर हो रही हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हार्ड डिस्क। एक अगर हम बात करें, शायद कुछ समय पहले आपने एक डिवाइस आती थी जिसको हम लोग बोलते थे फ्लॉपी डिस्क, वो भी सेकेंडरी डिवाइस का एग्जांपल था। फ्लॉपी आज के टाइम पर यूज नहीं होता है, एक समय था। आज के टाइम पर भी देखा एक चीज होती है जिसको आप लोग बोलते हो एक CD, वो भी एक सेकेंडरी डिवाइस का ही पार्ट है, वो भी सेकेंडरी डिवाइस है। अब हार्ड डिस्क बेसिकली क्या है, अगर कई सारी CDs को या कई सारी फ्लॉपी डिस्क के अंदर जो वो डिस्क होती थी, जब आप लोग फिजिकली क्लास में आएंगे, अभी आपको इसमें वीडियो दिखाया जाएगा, तो आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो आपको उसमें दिखाई देगा कि कई सारे डिस्क को एक साथ मिला दें ताकि उसकी कैपेसिटी राइज हो जाए, कैपेसिटी बढ़ जाए,
तो ऐसी डिवाइस को हम लोग बोलते हैं हार्ड डिस्क, और उसका यूज होता है हमारे लैपटॉप में जो लगे होते हैं या जो सिस्टम में लगे होते हैं, ताकि हमारी मेमोरी की कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। जैसे आपने सुना होगा कि हमारे सिस्टम के अंदर 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क लगी हुई है। अब ये 1 टेराबाइट, ये नया वर्ड आपके सामने आया, टेराबाइट। टेराबाइट क्या होता है? जब हम लोग मेमोरी की बात करेंगे, जब मेमोरी पढ़ेंगे, तो मेमोरी की बेसिकली कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी कितना तक हो सकती है और आपके सिस्टम की कैपेसिटी कितनी है, ये हम लोग सब कुछ मेमोरी वाले पार्ट में पढ़ेंगे। सो मेमोरी को राइज करने के लिए, मेमोरी को बढ़ाने के लिए हम लोग काम करते हैं हार्ड डिस्क का। जैसे आपके मोबाइल की बात करें, आपके मोबाइल में रैम है 4 GB, तो रोम है 64 GB, लेकिन साथ साथ में लिखा है इट इज एक्सपेंडेबल अप टू द 128 GB विद द हेल्प ऑफ किसके, वो जो मेमोरी कार्ड लगता है ना, तो मोबाइल के लिए जो मेमोरी कार्ड अलग से स्लॉट लगाया गया, दैट इज द एग्जांपल ऑफ हार्ड डिस्क ओनली फॉर द मेमोरी, ओनली फॉर द मोबाइल, while in the system or laptop or desktop it is already inbuilt in system hard disk. अब हार्ड डिस्क एक्सपेंडेबल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, एज पर द रिक्वायरमेंट। हम कह सकते हैं कि हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हार्ड डिस्क कम या ज्यादा हो सकती है। और आज के क्लास में जो जितना भी हम लोगों ने पढ़ा, इसको अगर हम एक ब्लॉक डायग्राम में दिखाना चाहें, इसका एक डायग्राम क्या होगा, तो 1 मिनट में वो डायग्राम बना लेंगे। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट ये है कि जो भी कॉपी आप लोगों ने बनाई है, उस कॉपी में ये डायग्राम भी आप लोग कुछ उस तरह का बनाने की कोशिश करिए, जिससे ये पता लगे कि डायग्राम है क्या। बेसिकली हम कंप्यूटर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है व्हाट इज कंप्यूटर, तो आप लिख तो सब लोगे, लेकिन बेहतर ये होगा एज अ MBA स्टूडेंट कि आप उस जो थ्योरी का पार्ट है उसमें कुछ हद तक एक डायग्राम भी डाल दें। तो डायग्राम हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस डायग्राम को आप भी बनाने की कोशिश करिए। बहुत आसान सा डायग्राम है। ये है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट के जस्ट नीचे एक मेमोरी यूनिट होगा, और मेमोरी यूनिट के भी 2 हिस्से होंगे। एक होगा प्राइमरी मेमोरी और एक है जिसको हम लोगों ने बोला सेकेंडरी मेमोरी। एंड देन लास्ट में एक और डिवाइस है जो इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोगों ने बोला ALU, यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो ये तो इतना पोर्शन तो हमारा हो गया, जिसको हम लोगों ने बोला CPU। होपफुली आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। इधर है हमारा इनपुट, इनपुट इस तरह से गया, एरो इस तरह डायरेक्शन ये रहेगा। इसके बाद यहां से आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, ये एक सिंगल एरो, ये डबल एरो, ये डबल एरो। बात ध्यान रखिएगा, कंट्रोल यूनिट से सिग्नल नीचे जा रहे हैं, कोई भी कंट्रोल यूनिट की तरफ नहीं आ रहा, यानी ये सबको कंट्रोल कर रहा है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। मेमोरी की तरफ आते हैं, यानी ये हमारा जो पार्ट हो गया, ये हो गया हमारा मेमोरी। मेमोरी 2 तरह की होगी, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से बना दें ताकि दिखाई दे आपको। ये प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी हो गई। इसके बाद में ALU, ये भी डबल एरो, ये भी डबल एरो, ये सिंगल एरो। इनपुट चूंकि हमने दिया है, इसलिए एरो जो है ये यूनिडायरेक्शनल होगा CPU की तरफ। जैसा मैंने बताया, ये हमारा पार्ट CPU का है, तो CPU की तरफ एरो गया, CPU ने प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट दिया। आउटपुट से एरो नहीं आएंगे, इनपुट को नहीं जाएंगे, इनपुट से एरो जाएंगे, आउटपुट की तरफ जाएंगे। ये हमारा CPU है। CPU के अंदर 3 पार्ट हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट
और ALU साथ में दूसरा पार्ट आउटपुट और पहला पार्ट इनपुट। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आपने सभी ने पूरी क्लास की और इस पूरे वीडियो को देखा। अगले वीडियो में हम लोग सॉफ्टवेयर और मेमोरी की बात करेंगे, तब हम लोग मेमोरी को और डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं आप लोग वो चैट बॉक्स में लिख दें ताकि आपको हम तुरंत आपका समाधान करें। और जो लोग वीडियो में लाइव बने हुए हैं वो लोग तुरंत अपना हैंड रेज करें, तो हमारे जो टेक्निकल पर्सन है आपको वो हैंड डाउन करेंगे एंड देन उसके बाद आपसे सीधे बात कराएंगे। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर, बताइए आप लोगों का क्वेश्चन क्वेरीज जो हैं वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सर हार्ड डिस्क और रोम में क्या डिफरेंस है? एक क्वेश्चन आया है कि हार्ड डिस्क और रोम में क्या डिफरेंस है। अगर कॉमन चीज देखी जाए तो हार्ड डिस्क और रोम में बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों का काम तो एक ही है कि आपकी मेमोरी को इंक्रीज करना, बट जो हार्ड डिस्क है उसका काम ये है कि आपकी जो मेमोरी है उसको बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे इंक्रीज करना, जबकि रोम जो है वो एक छोटा सा पार्ट है और कुछ नहीं है। तो हार्ड डिस्क और रोम अगर बेसिक बात की जाए तो काफी हद तक सिमिलर है। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन LCD एंड LED। देखिए है क्या, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो एक समय था जब पुराने समय की बात करें तो LCD चलता था जिसकी क्वालिटी जो होती थी वो एक लिमिटेड थी। अब जैसे हम लोगों ने LED पे आए तो LED क्वालिटी एज कंपेयर LCD बहुत अच्छी है। एक चीज होती है, जैसे हम एक एग्जांपल आपको देने की कोशिश करेंगे, उसको समझिएगा कि अगर हम जो हमारे पास एक स्क्रीन है उस स्क्रीन को हमने हमेशा इस तरह से देखा है। पहले टाइम पर जो टीवी होती थी उसको अगर आप कभी ऊपर से देखिए और या वर्टिकल साइड से देखिए तो आपको लगेगा कि उसमें कुछ लाइनें खिंची हुई हैं। अगर आपके पास पुराना टीवी है तो कभी गौर करिएगा, वो जो पतली पतली लाइनें बहुत माइन्यूट से खिंची हुई हैं, वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें जहां पर आपको एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर एक बनता है एक पॉइंट, और उस पॉइंट को बोलते हैं पिक्सल। ये पिक्सल जितने छोटे होंगे और ये पिक्सल जितने डेंस होंगे, जितने पास पास होंगे, पिक्चर की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। जो LCD की बात करें तो LCD में जो पिक्सल्स हैं वो लिक्विड टाइप के हैं, और वो जैसे आपने पढ़ा होगा कि लिक्विड, क्रिस्टल और गैस जो था, लिक्विड, सॉलिड और गैस में ये बाउंडेड थे काफी हद तक। जो LED है ये बिल्कुल यहाँ पर वो जो पिक्सल वाली बात है वो खत्म कर दी गई है। यहाँ पर पिक्सल है ही नहीं, यहाँ पर जो भी है वो सामने फ्रंट पे है। सो LCD और LED का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है। क्वालिटी को बहुत ज्यादा एनहेंस करने के लिए हम लोगों ने जिस चीज का यूज किया उसको उसी को मतलब बेसिक डिफरेंस यही है कि क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए। एक क्वेश्चन आया है, सर इज इट अ कोर सब्जेक्ट? मुझे ये समझ नहीं आया कोर सब्जेक्ट का मतलब क्या है। शायद आपके मतलब कहने का ये होगा कि कोर का मतलब जिसका एग्जाम हो। तो आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, इसका कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा लेकिन इसका प्रैक्टिकल होगा। तो जैसे आप लोगों ने इंटरमीडिएट या BSc में या उसमें जो आप लोगों ने प्रैक्टिकल किए, वो उसी तरह से इसका भी एक प्रैक्टिकल होगा। अगला है, सर पहली वाली क्लास अटेंड नहीं किया था तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए। अभी जो पहली क्लास थी उसका जो वीडियो है वो हमने इस पे डाला नहीं है। उसका कुछ रीजन ये रहा कि पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं हो पाई थी, इसलिए उस क्लास को हम लोगों ने उस पर नहीं डाला है। ये भी आप लोग पढ़ रहे हैं, इसका एक रिवीजन भी होगा जैसे ही आप लोग क्लास में आना शुरू करेंगे। इसके बाद अगला कोई क्वेरी अगर हो तो हैंड रेज भी कर सकते हैं आप लोग। आस्था शुक्ला जी ने लिखा है कि रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी। बिल्कुल सही आपने लिखा है। यहाँ पर एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस उन्होंने किया है, वोलेटाइल। अब वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल का मतलब ये है कि एक ऐसी मेमोरी जो बंद होने के बाद जीरो हो जाए या मतलब वो वॉश आउट हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं वोलेटाइल।
वाइल कुछ ऐसी मेमोरीज हैं, जैसे मैंने रोम का एग्जांपल दिया, वो एक ऐसी मेमोरी है जो बंद होने के बाद भी वो जीरो नहीं होगी, तो ऐसी मेमोरी को हम लोग बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। तो अपोजिट है, जब हम लोग मेमोरी पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में देखेंगे। कोई और क्वेरी है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। सर बिल्कुल सही, आप लोगों ने जो हम पढ़ा रहे थे उसको चैट बॉक्स में लिखते हुए आप लोगों ने पूरा एक सपोर्ट किया है। ये इट शोज कि आप लोग बहुत ही क्यूरियस हैं क्लास को लेकर के, एंड इट आल्सो शोज कि आप लोग काफ़ी हद तक जानकारी भी रख रहे हैं कंप्यूटर के बारे में, ये बहुत अच्छी बात है। सो अगला देखते हैं क्वेरी। किसी ने हैंड रेज शायद किया है? कोई है? नहीं, हैंड रेज किसी ने नहीं किया है। कोई और क्वेरी, क्वेश्चन अराउंड में, या कोई अगर अभी तक किसी को कोई क्वेरी हो आज की क्लास से रिलेटेड, सो वो तुरंत पूछे, अदरवाइज क्लास का टाइम हो रहा है। और एक और बात है कि कुछ लोगों ने अभी तक ये कल की जो वीडियो पहुंची थी उस पर मुझे फ़ोन किया, कहा कि सर अभी वीडियो नहीं पहुंच रहा है। तो ये बार होपफुली आप सभी ने आज की क्लास खूब एंजॉय किया है, और आज की क्लास बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही, जैसा कि आप लोगों ने चैट बॉक्स में लिख के बताया है कि आज की क्लास में आप लोगों को अच्छा लगा है। सो आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो उसके लिए हम आपको अभी समय दे रहे हैं। कोई क्वेरी नहीं आ रही है तो आज क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी लोग हमारे साथ इस पूरे वीडियो में और पूरी क्लास में बने रहे। आप लोग बहुत ही इंटरेस्ट लेकर के क्लास कर रहे हैं, इसके लिए अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास कल होगी, कल जुड़िए सेम लिंक से और सेम टाइम पे आप लोग 10:20 पर जुड़ जाया करिए। थैंक यू अगेन, थैंक यू वेरी मच।